हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज रामिंद। हाउ आर यू ऑल? तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एफडीआई के बारे में। 2000 से लेकर अभी तक इंडिया ने लगभग $1 ट्रिलियन के एफडीआई को अट्रैक्ट किया है, जो इंडिया पे इन्वेस्ट हुआ है। तो आज के इस सेशन में हम लोग इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि भाई साहब, $1 ट्रिलियन, वो भी अमेरिकी डॉलर, इंडिया पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है। किस सेक्टर से कितना इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कितने तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट से क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। सबसे पहले तो हम एफडीआई को समझते हैं। एफडीआई का मतलब क्या होता है कि जब कोई बड़ा देश जैसे अमेरिका है, अगर अमेरिका भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, वो 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। इंडिया की अगर कोई कंपनी है, वहाँ पे अपना पैसा लगा सकता है, या फिर वो खुद की अपनी कंपनी इंडिया पे एस्टैब्लिश कर सकता है। ये आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। चूँकि ये फॉरेन से होता है और इंडिया जैसी कंट्री पे डायरेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तो बात रही डेफिनेशन के बारे में। इस पर सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो उसको ही इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। कई तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर कोई बड़ी कंपनी या कोई फॉरेन कंपनी इंडिया पे अगर टेक्नोलॉजी को दे रही है या एक्सपर्टीज दे रही है या फिर स्किल वगैरह दे रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगी। स्पेशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री, ये यहाँ पे इसको इंक्लूड किया जाता है। टाइप्स ऑफ एफडीआई की बात करें तो स्पेशली 2 तरह के एफडीआई ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। एक आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट आपका एक तरीके से ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसपे आपका बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, जैसे स्क्रेच वगैरह हो गया, उससे आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब एकदम बेसिक लेवल से अगर आप कोई इन्वेस्ट करते हैं, कोई कंपनी आप इस्टेब्लिश करते हैं, वो आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कहलाता है। इस पर ऑफर हाई कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन, चूंकि कंपनी जो है वो स्क्रैच लेवल से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी ही हैंडल करती है, जो मेजर कंपनी होती है जो इन्वेस्ट कर रही है। दूसरा होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट एक थोड़ा सा बड़ा दायरा है। स्पेशली इस पर आपका मर्जर हो सकता है, कोई छोटी कंपनी बड़ी कंपनी के साथ मर्जर हो जाए, या फिर दो बराबर की कंपनी मर्जर हो जाए, या एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, ऐसा भी होता है। या फिर एक्विजिशन हो जाए, कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का एक्विजिशन कर ले, या फिर ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट कर ले। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है। अब बात करते हैं एफडीआई इन इंडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। अगर बात करें तो कई तरह का आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सकता है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं गवर्नेंस के बारे में। अगर यहाँ पे गवर्नेंस की बात करें तो आपको ये बात पता होगा कि एक एक्ट आया था जिसका नाम था फेमा। फेमा एक्ट 1999 पर आता है, जिसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। स्पेशली ये जो एक्ट आया था, ये एक्ट एफडीआई को कंट्रोल करने के लिए आया था। एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे डीपीआईआईटी कहते हैं। ये एक डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो स्पेशली ये मिनिस्ट्री सारी चीज़ें हैंडल करती है, और मिनिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो डीपीआईआईटी यहाँ पे हैंडल करता है। 2 तरह का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। एक आपका ऑटोमेटिक रूट से होता है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपको इंडियन गवर्नमेंट से पहले परमिशन नहीं लेनी होती है, उसे हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट कहते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, इस पर यहाँ पर गवर्नमेंट से परमिशन नहीं होती है, नहीं लेनी होती है। इसके अलावा इन सब चीज़ों में बात करें तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई अमेरिकन व्यक्ति इंडिया पे एनिमल हस्बेंड्री पे इन्वेस्ट करेगा या कर सकता है, या फिर एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ कुछ लोगों को अलाउड है। जैसे नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस हो गए, एनआरआई वगैरह हो गए, उनको यहाँ पे अलाउ है। और प्रपोजल्स आर रिव्यूड बाय द रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। यानी कि सपोज करिए अगर आप एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड या टेक्सटाइल से रिलेटेड अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और आप एनआरआई हैं, मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है, तो उस केस में अगर आप टेक्सटाइल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे संबंधित जो भी जांच वगैरह की जाएगी, वो आपके उसी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर आपकी जांच वगैरह की जाती है।
इसके अलावा सेक्टर्स क्लासिफिकेशन अंडर एफडीआई, सेक्टर अंडर द ऑटोमेटिक रूट इंक्लूड। अब यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किन किन सेक्टर में यहाँ पे हो सकता है उसके बारे में अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वगैरह हो गए, बायोटेक्नोलॉजी जिसे आप लोग ग्रीन फील्ड के नाम से जानते हैं, ई कॉमर्स हो गया, और ऐसे तमाम सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन नहीं लेनी होगी अगर आप एनआरआई हैं या भारत के रहने वाले हैं और आप विदेश में रह रहे हैं। सेक्टर्स अंडर द गवर्नमेंट रूट इंक्लूड, इसके अलावा जैसे बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर हो गया, ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट सर्विसेज हो गया, फूड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग हो गया, सैटेलाइट इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन हो गया। ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट को से परमिशन आपको नहीं लेनी होगी। इसके अलावा कुछ और ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट की परमिशन मैंडेटरी होती है। विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया। वो कौन कौन से यहाँ पे सेक्टर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करें, जैसे आपका ऑटोमेटिक ऑटोमे एटॉमिक एनर्जी जनरेशन हो गया। अगर आप परमाणु से संबंधित आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। गैम्बलिंग हो गया तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। लॉटरी वगैरह पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। लेनी क्या होगी, अलाउड ही नहीं है, कुल मिलाकर गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देगी आपको। इसके अलावा चिट फंड हो गया तो वहां पर अब पहले गवर्नमेंट देती थी, अब इसको भी मना कर दिया है। रियल एस्टेट हो गया और आपके टोबैको इंडस्ट्री हो गए। ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट से परमिशन के बाद भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। एक और चीज, पहले जैसे रियल एस्टेट हो गया और चिट फंड हो गया, इस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, बट इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इंडिया टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई, सबसे ज्यादा जो एफडीआई होता है वो आपका सिंगापुर से होता है। इसके बाद फिर आपका नाम आता है मॉरिशस का, यूएसए का, नीदरलैंड का, जापान का। ये सारी वो कंट्रीज हैं जो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती हैं या इंडिया पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करती हैं। डिफरेंस बिटवीन द एफडीआई एंड एफपीआई, इसके बारे में यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर एफडीआई के बारे में बात कर लेते हैं। एफडीआई का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी विदेशी व्यक्ति डायरेक्ट इंडिया पे इन्वेस्ट करता है, और वो दो तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो सकता है या फिर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा एफपीआई की बात की जाए जिसका मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इस पे क्या होता है कि जैसे बॉन्ड्स वगैरह हैं, डिवेंचर्स वगैरह हैं, ईटीएफ वगैरह हैं, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अब यहाँ पे कई तरह के इन्वेस्टमेंट ये सारे यहाँ पे होते हैं। अब दोनों जो इन्वेस्टमेंट है आपका, जो एफडीआई है, एफपीआई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए है, क्योंकि अगर एफपीआई के माध्यम से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इंडिया के साथ तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्पेशली जो हमारा एफईआर है उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये चीजें हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस, एफडीआई हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट एंड डेली ऑपरेशंस। एफपीआई नो सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी ऑपरेशन। ठीक, अब यहाँ पे एसेट्स टाइप की बात करें, एसेट्स टाइप में आपके बहुत सारे एसेट्स आ सकते हैं। जैसे आपके फिजिकल एसेट्स हो गए, तो ये फिजिकल एसेट्स वगैरह जो है उसकी कॉन्टेक्स्ट में भी आप यहाँ पे इंडिया पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोटिव क्या होता है, मोटिव की बात करें तो एफडीआई ड्रिवन बाय द गोल ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये जो आपका एफडीआई होता है ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है, और जो एफपीआई होता है ये आपका शॉर्ट टर्म रिटर्न होता है। कि मतलब आपने पैसा लगाया और किसी विदेशी व्यक्ति ने पैसा लगाया, लगाया और इन्वेस्टमेंट किया और उसको बेनिफिट मिला, और जैसे ही उसको बेनिफिट मिला तो वो आपका वापस यहाँ से चला गया। कई सारे रिस्क भी होते हैं। मान लीजिए जो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। अब हमें ये बात तो नहीं पता कि वो पैसा आपका किस तरीके से आ रहा है, क्या उसके फैक्टर्स है, ये बातें हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे ये सारा रिस्क फैक्टर होता है, और ये स्पेशली पॉलिटिकल मुद्दा होता है, और ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे एफपीआई की बात करें तो एफपीआई की वजह से मार्केट में अप एंड डाउन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये आपका मोर डिफिकल्ट होता है। एंट्री एंड एग्जिट आर इजी ड्यू टू एसेट लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग फ्लैक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे आना और जाना बहुत आसान होता है, तो पता चले किसी ने पैसा लगाया और पैसा लगा के यहाँ पे निकल गया। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जॉब ग्रेड आईएएस, जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस का आपको पीडीएफ मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप अगर इसे ज्वाइन करते हैं तो सारी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे
मिल जाएँगी। इसके अलावा ये हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आप इनको जॉइन करते हैं तो एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स और हमारे कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, वो सारी अपडेट्स आपको इन प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से मिलती रहेगी। इस सेशन में इतना ही, मिलते रहेंगे अगले सेशन में और बात करते रहेंगे नए-नए टॉपिक्स के बारे में। जॉइन करने के लिए थैंक यू सो मच, जुड़े रहें जॉब ग्रेड आईएएस के। थैंक यू सो मच।